मम प्रिय छात्र छात्राओं, देखो बेटा, पिछले पीरियड में मैंने तुम लोगों से ये तद्धित प्रत्यय पर चर्चा किया था। आज भी ये तद्धित प्रत्यय की पुनरावृत्ति मैं तुम लोगों से कर रहा हूँ। तद्धित प्रत्यय बहुत सारे हैं, परंतु तुम्हारे कोर्स में जितना है इसमें बहुत अच्छे से दे दिया है बेटा। क्या? त्वा को बताया था, है ना? त्वा प्रत्यय लगने से किस तरह से रूपांतर होता है ये सब बताया था उदाहरण सहित। उदाहरण इसमें जो है कितने दिए हैं? 6 सबको बतला दिया था। तल प्रत्यय, ये जो है तल प्रत्यय जब किसी शब्द में लगता है तो ये जो है किस तरह से रूपांतर हो जाता है। अग्नि में जब तल लग गया तो अग्नि उष्णता, है ना? है जल से शीतलता, तो ये अग्नि जो है संज्ञा है और उष्णता ये विशेषण है। उष्ण में तल प्रत्यय लग गया, उष्णता हो गया। शीतल में तल प्रत्यय लग गया, शीतलता हो गया। विस्तृत में तल प्रत्यय लग गया, विस्तृतता। गहन में तल लग गया, गहनता। ये जो है इस तरह से तल प्रत्यय लगने से, देखो इसमें दिया है तल प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ होता है। तो ये तो तद्धित का गुण ही है ना? तद्धित की परिभाषा मैंने तुमको बताया था कि तद्धित जो है उसका गुण है कि वह संज्ञा विशेषण और सर्वनाम शब्दों में प्रयुक्त होता है। ठीक? तल के स्थान में ता प्रयुक्त होता है। नियम नंबर 2 कहता है तल में वो तल प्रयुक्त नहीं होता, उसका वैकल्पिक रूप ता हो जाता है और ता प्रयुक्त होता है। ठीक? तभी तो उष्ण में ता लग गया तो उष्णता हो गया। उष्ण में ता नहीं लिखेंगे। जब खाका बनाओगे और विश्लेषण या विच्छेद करके लिखोगे तो उष्ण धन तल लिखोगे, ता नहीं लिखोगे। उष्ण धन तल बराबर उष्णता, ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा। ठीक है? आज आप तृतीय कहता है तल धनता योग से निर्मित शब्द के रूप में स्त्रीलिंग में लता के समान चलती है। देखा? जब किसी शब्द में ये तल प्रत्यय बैठ जाता है तो वो शब्द जो बनता है वो स्त्रीलिंगवाची हो जाता है। हाँ, रूपांतर हो जाता है उसका भी। ठीक? तो इस तरह से स्त्रीलिंग लता के समान चलता है। और तुम लता की कारक रचना जो है मिडिल स्कूल में पढ़ चुके हो, है ना? लता है, माला है, शाला है, तो उसी के समान चलेगी। चतुर्थ नियम है तल का ता योग से भाववाचक संज्ञा पद निर्मित होती है। देखा? शब्द भेद मैंने तुमको बताया है। शब्द भेद कितने जानते हो ना? मातृभाषा में भी
और तुम्हारे देवभाषा में भी और अंग्रेजी में भी। समझ में आया ना? शब्द भेदों की संख्या 8 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय और संबंध सूचक अव्यय। ये 8 शब्द भेद मातृभाषा में भी, देवभाषा में अब अभी देख ही रहे हैं, और अंग्रेजी में भी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। समझ में आया ना? तो कितना अच्छा बता रहा है, हैं? तल के योग से भाववाचक संज्ञा पद निर्मित होते हैं। जानते हो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? 10वीं क्लास में आए हो, भाववाचक संज्ञा नहीं मालूम, तो लोग बात कहेंगे कि क्या पढ़ाते हैं सर, हैं? व्याकरण बच्चे जानता नहीं है, कुछ शुरू है, संज्ञा जो है, ऐसा कहेंगे। ये ऐसा संज्ञा है बेटा विच कांट बी सीन और टच। अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कांट बी सीन और टच, जिसको ना हम देख सकते न छू सकते, ओनली फीलिंग, सिर्फ अनुभव करते हैं। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन हिंदी उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जब न देखन न छुअन सकन, सिर्फ अनुभव करथन बेटा, ओकरे नाम भाववाचक संज्ञा है। जैसे हवा लग देखत न हमारा आचू पाचू है कह सब, परंतु पकड़ो पकड़ाही का हवा कि दिखत हमारा आँखी, न दिखता है न पकड़ा जा सकता है, सिर्फ अनुभव करते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को कहते हैं भाववाचक। तो इस तरह से मधुरता, सुंदरता, हैं, क्रूरता, कोमलता, ये जो शब्द बने हैं सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या बन गया ये? भाववाचक संज्ञा। सुंदर से सुंदरता, मधुर से मधुरता, क्रूर से क्रूरता, कोमल से कोमलता। और ये कोमलता, मधुर, जो सुंदर है, मधुर है, क्रूर है, ये सब कौन सा शब्द वेदी जानते हो? ये सब विशेषण है। हाँ, मैंने तुमको बताया है कि अंग्रेजी में होता है मेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन, मेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम एडजेक्टिव, मेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम वर्ब। इतनी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जाते हैं। समझ में आया ना? तो यही बात मातृभाषा और देवभाषा में भी है कि संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा और विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं। समझ में आया ना बेटा? तो यही बता रहा है ये। समझ में आ गया? आगे देखो, नीचे मंजूषा में दिए गए शब्दों को तल प्रत्यय जोड़ करके यथोचित स्थानों को पूर्ति कीजिए। ये सब बन जाएगा, है ना? बना लेना। अब देखो ठक, ठक प्रत्यय, ये 9वीं क्लास में पढ़ चुके बेटा, रिपीट कर रहा हूँ। देखो, ठक का वैकल्पिक रूप दिया है इक। समझ में आया? मनुष्य सामाजिक
प्राणी अस्ति। पर्यावरण रक्षणम् अस्माकं नैतिकं कर्तव्यम् अस्ति। अद्यत्वे औद्योगिका विकासः सर्वत्र दृश्यते। चतुर्था विद्या लौकिकी अलौकिकी च उन्नति भवति। पंचम देखो, मम गृहे मांगलिक कार्यक्रम संपश्यते। अब कहता है, आगे विचार कीजिए का ऊपर लिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के अंत में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? देख रहे हो, ये सामाजिक में, समाज में इक प्रत्यय लगे, समाज में इक नहीं लगी, समाज में ठक लगी। प्रत्यय का नाम है ठक, इक नहीं है। लिखने के लिए भले हम लिखते हैं, परंतु बोलने के लिए ठक बोला जाएगा, इक नहीं बोला जाएगा। समझ में आया ना? और लिखने के लिए भी ठक लिखा जाएगा। बोलने के लिए भले हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक ही प्रयुक्त होता है, एक ही लिखा जाता है, बोला जाएगा ठक। ख, इन पदों में मूल शब्द क्या है? इन पदों में मूल शब्द क्या है? बताया ना, सामाजिक में जो है मूल शब्द है समाज। मूल शब्द क्या है? समाज। उसी तरह से नैतिक में मूल शब्द नीति है, और औद्योगिक में मूल शब्द उद्योग है, लौकिकी में लोक है। समझ में आया? मांगलिक में मंगल। इसमें ठक प्रत्यय लगने से इस प्रकार से रूपांतर हुए हैं। ग, इन पदों के शब्द की प्रथम स्वर, जिसको आदि स्वर भी कहते हैं, में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। प्रथम स्वर में परिवर्तन दिखाई दे रहा। घ, वाक्य में ये पद विशेषण रूप में प्रयुक्त हैं अथवा विशेष रूप में। कहीं पर विशेषण रूप में और कहीं पर विशेष रूप में। इस तरह से बेटा ये जो है, अब हम देखते हैं कि रेखांकित पदों में किस प्रकार से परिवर्तन हुए। तो सामाजिक में समाज धन ठक बराबर सामाजिक, नैतिका में नीति धन ठक, ठीक है। औद्योगिका में उद्योग धन ठक, लौकिकी में ये सब बता दिया हूँ बेटा, है ना? अभी पहले ही समझा के बता दिया है। और इस प्रकार से इसको, इसके जो अभी पुष्ट का हो जाएगा अच्छी तरह से, बहुत अच्छा से दिया है। अब आ जाओ, इंगित प्रत्यय है एक, इंगित प्रत्यय ये जो है, इसको मैं कल पढ़ा दूंगा। कल के मतलब अगले पीरियड में एक ही प्रत्यय बचा है, इंगित। ये स्त्री प्रत्यय है, और इसको क्या रूपांतर होता है ये अगले पीरियड में पढ़ा दूंगा, ठीक। इसको कॉपी में लिख लेना बेटा, और अच्छे से 2-4 बार पढ़ लेना, बस जैसे ही देखोगे पता चल जाएगा।